अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले में बेमौसम बारिश के दौरान गंगाखेड़ तालुके के धारासुर में मौजूद राम मंदिर के ऊपर बिजली गिर जाने से जिसमें मंदिर का शिखर जमीन पर गिर गया। अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर को बहुत नुकसान हुआ है। ये घटना कल रात आसपास हुई है और गांव वालों में डर का माहौल दिखाई दे रहा है और पुलिस अधिकारी कर्मचारी हुए हैरान। सुबह 9:30 बजे एडिशनल एसपी सूरज गुंजार ने रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर सोलंकी को ऑर्डर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इसके लिए उनके पुलिस हेडक्वार्टर के सभी कर्मचारियों को तुरंत फॉलो करें और गंगाखेड़ रोड पर ब्रिज के उस पार अनुसया थिएटर पर भेजा जाए। जब कर्मचारी उस जगह पर पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि एडिशनल एसपी सूरज गुंजार खुद वहां पर अनुसया थिएटर पर स्वागत करने के लिए तैयार थे। दादा को तुरंत थिएटर में बैठाया गया और उनके लिए धुरंधर फिल्म का एक स्पेशल शो लगाया गया। यह अधिकारियों के लिए बहुत अच्छा शौक था। पहली बार था कि उन्होंने किसी सीनियर अधिकारी को इस रोल में देखा था। इस फिल्म का स्पेशल शो अनुसया थिएटर के जामकर ने दिया था। कोतवाली पुलिस थाने के इंचार्ज विश्वजीत कासले इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया और ऑर्गेनाइजेशन का रोल निभाया। शो का उद्घाटन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इनके हाथों किया गया। हमारे जवानों में पूरे साल कड़ी मेहनत करके सभी को चुनाव, त्यौहार और जश्न पूरे किए हैं, इसलिए हम आप उनके लिए कुछ मनोरंजन का कर सकते हैं, तो आज उन्हें एक फिल्म दिखाई गई। एडिशनल एसपी सूरज गुंजार ने एक अच्छा प्लान बनाकर पुलिस जवानों को खुशी बढ़ा दी। उनके इस कार्य को लेकर पुलिस कर्मचारियों ने आए हुए फिल्म देखने के लिए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। सकाळी 9 वाजता अचानक कॉल झाला आम्हाला, बंदोबस्तसाठी बोललो आहे म्हणून, आणि अचानक आम्ही इथे आले असता आम्हाला समजलं की आम्हाला पिक्चर किंवा मूवी बघण्यासाठी बोलले एस पी साहेबांनी, ॲडिशनल एस पी साहेबांनी। त्यासाठी हे सर्व कर्मचाऱ्यांकडून त्यांचे खूप कौतुक होत आहे आणि त्यांची खूप प्रशंसा होत आहे। मी सर्वप्रथम आभार मानतो, कारण आम्हाला तरी एप्रिल फुल सर्वप्रथम वाटलं सकाळी की काहीतरी कुठेतरी ॲक्शन करायची होती, पण इथे आल्यानंतर मग आम्हाला कळालं की लगेच आमच्यासाठी हे एप्रिल फुल आहे आणि एप्रिल फुल थोडंसं अनोख्या पद्धतीनं साजरं केलं गेलं आहे। इथे प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी केलं जातं, मात्र आमच्या या विरंगुळा करण्यासाठी सरांनी एक अनोखी पद्धत इथे निभावली, त्याच्यामुळे मी सरांचे खूप खूप धन्यवाद। प्रथमतः त्याच्यानंतर आणि आदरणीय रवींद्रसिंह परदेशी सर यांचा हा उपक्रम आहे, मला अगदी चांगला वाटला। आम्हाला एवढ्या रमजानी जिल्हा परिषद निवडणुका, महानगरपालिका या सर्व निवडणुकामध्ये आम्हाला नेहमी बंदोबस्त ड्युटी याच्यातून कुठेतरी बाहेर काहीतरी पडावं यासाठी हा उपक्रम आमच्यासाठी राबवला। त्याच्यामुळे मी परभणी पोलीस दलातर्फे सर्वांतर्फे माननीय रवींद्रसिंह परदेशी सर आणि ॲडिशनल एस पी सर सूरज गुंजार सर यांचा मी खूप खूप धन्यवाद। थँक्यू। परभनी महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले 80 बेड हॉस्पिटल का आज जायजा उप महापौर गणेश भैया देशमुख ने लेते हुए, यह हॉस्पिटल के लिए बड़े पैमाने पर खर्चा आया हुआ है और ये पूरा हॉस्पिटल पूरा तैयार हो चुका है, लेकिन इसका फ़ायदा यहाँ के टपोरी लोग यानी जिस तरीके से नशेड़ी लोग ये इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आतरा पूरी तरह से गंदगी का माहौल दिखाई दे रहा है। इसी कारण ये जानकारी मिलते ही उप महापौर गणेश भैया देशमुख ये वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने वहाँ का जायजा लिया। परभनी महानगर पालिका की ओर से सबसे बड़ा 80 बेड का हॉस्पिटल यहाँ निर्माण किया जा रहा है। जायकवाड़ी वसाहत के पीछे यानी कि जो जायकवाड़ी का रास्ता जा रहा है, कल्याण मंडपम के बाजू 60 बेड हॉस्पिटल बोलकर इसे नाम दिया गया है। हॉस्पिटल को रुकावट क्यों आ रही है, इसके बारे में उप महापौर गणेश राव देशमुख इन्होंने आकर यहाँ का जायजा लिया। इस समय यहाँ पर उन्होंने तमाम टीम को बुलाया, जिसमें खासतौर पर मनपा के अभियंता वसीम पठान, उसी तरह से पवन देशमुख, डॉक्टर कल्पना सावंत, गजानन जाधव, इन सभी से यहाँ बुलाकर उन्होंने उसका जायजा लिया। उसमें जिस तरीके से कर्मचारियों का स्टाफ और उसके लिए लगने वाली सामग्री उसको लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कमी गिर रही है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की गई है, इसके लिए हम पीछे लगकर जल्द से जल्द ये 60 बेड हॉस्पिटल को यो तो नागरिकों के सेवाओं में प्रदान करेंगे। इस तरीके से यहाँ कहते हुए जो भी आ रही बाधाएं वो तुरंत समझाए और बताए, इस तरीके की बात कही। उनके साथ इस समय उनके पीए उमेश यादव और अन्य अधिकारी कर्मचारी भी इस समय मौजूद थे। में दर्शन के लिए आई महिला पर शिक्षक का अत्याचार से अपराध दाखिल करते हुए शिक्षक को हिरासत में लिया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि गुरुबुद्धि स्वामी मठ पूर्णा में दर्शन के लिए आई हुई महिला ने वहीं मिले चंद्रशेखर मनवत स्वामी, इनसे पहचान हुई। महिला के पति को पैरालिसिस का अटैक आ जाने से वो बीमार रहती है, उनकी तबीयत खराब रहती है और एक लड़की होने से उन परेशानियों के दूर होने के खातिर उनकी तबीयत अच्छी रहने के लिए
उस महिला की पहचान चंद्रशेखर स्वामी से वहां पर हुई। महिला ने पूरा दुखड़ा उस चंद्रशेखर स्वामी के सामने सुनाने पर उसने कहा कि गुरु बुद्ध स्वामी के मठ में स्थित महाराज से दर्शन करा कर देता हूं, कहकर महिला को मठ के एक रूम में ले गया जो कि लादनी जैसी दिखाई देती है, जिसमें पूरी तरह से अंधेरा था। चंद्रशेखर ने महिला के आंख पर अंगारा जैसा पदार्थ छिड़क कर उससे महिला को गूंगी आई। उसी में गूंगी का फायदा उठाकर महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध किया और किसी को बताने पर बनाया हुआ वीडियो वायरल करने की और जान से मारने की धमकी देकर यह मामला सब घटना 5 मार्च 2026 को हुआ था। उसके बाद 30 मार्च 2026 के रोज दोपहर 1:30 बजे के दरमियान महिला गुरु बुद्ध स्वामी मठ पूर्णा में दर्शन के लिए आई। तब भी चंद्रशेखर स्वामी वहीं पर मिला और उसने फिर उसी तरह से रूम लादनी में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध करते हुए चंद्रशेखर मनोज स्वामी उम्र 40 साल रहने वाला नंदीग्राम हाउसिंग सोसाइटी नांदेड़, पेशे से शिक्षक रहते हुए इसने उसे नांदेड़ लेकर आया हुआ था और वहां छोड़ दिया। पीड़ित महिला ने ये परली वैजनाथ की रहने वाली है। उसने इसकी फिरियाद नांदेड़ में शिवाजी नगर पुलिस थाने में देने पर 0 से पूर्णा पुलिस थाने में PSI पटलवार इन्होंने दाखिल करते हुए आगे की जांच API रेखा शहारे ये कर रही है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। के दिन नांदेड़ के देगलू नाका ईदगाह इलाके में एक गंभीर घटना हुई जिसमें मोटरसाइकिल में धमाका हुआ जिससे एक व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। क्या इस घटना के पीछे कोई मकसद है? ऐसा प्रश्न निर्माण होते हुए इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। 10 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है, इसलिए जनता भ्रम में है और मांग है कि इस मामले के जल्द से जल्द साफ किया जाए। और संबंध में नांदेड़ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सांसद व प्रोफेसर रविंद्र चौहान इनके मौजूदगी में जिला कलेक्टर राहुल कर्डिले और एडिशनल SP सूरज गौरव को एक निवेदन दिया गया और मांग की गई है कि घटना की सभी ओर से पूरी तरह से तफ्तीश की जाए और सत्यता जो है जनता के सामने लाया जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर के बसमत रोड स्थित वसंतराव नाइक पुतले के करीब एक LPG पर चलने वाले ऑटो रिक्शे को अचानक आग लग गई। वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सौभाग्य से ऑटो में कोई यात्री नहीं था, इसलिए कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऑटो पूरा जलकर खाक हो गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी यह है कि आज तारीख 1 अप्रैल 2026 बुधवार के रोज सुबह लगभग 11 बजे के टाइम में शहर के बसमत रोड इलाके में घटना हुई। लगभग 11 बजे के टाइम पे MH 22 AP 3242 नंबर का LPG पर चलने वाला ऑटो रिक्शा बस स्टैंड से यात्री को छोड़कर बसमत रोड की ओर काली कमान की ओर जाते समय अचानक उसे पीछे से धुआं निकलने लगा। चालक ने तुरंत ऑटो रुकाकर उसकी जांच की, लेकिन कुछ ही क्षणों में ऑटो ने आग लग गई और आग ने तीव्रता बढ़ने से इलाके में कुछ समय के लिए यातायात जाम हो गया। ऑटो में LPG गैस होने के कारण नागरिक सुरक्षा कारणों से उसके पास जाने से बच रहे थे। इसी बीच डायल 112 पर कार्यरत पुलिस कर्मचारी राय बोले इन्होंने तुरंत वरिष्ठों को इसकी जानकारी दी। दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची, आग को काबू में किया। तब तक ऑटो जलकर पूरा खाक हो चुका था। सौभाग्य से इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पता चला है कि ऑटो रिक्शा के मालिक ज्ञानेश्वर शंकर राव दामोदर रहने वाले पिंगली ऐसा रहते हुए घटना स्थल पर शहर यातायात विभाग के PSI बनाटे, ASI सिद्दीकी, लोखंडे, सबकाड़, उसी तरह से महिला पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। इस समय नवा मुंडा पुलिस थाने के PI माधव जामकर इन्होंने भी आकर यहाँ जांच की। नांदेड़ परिक्षेत्र के गुटखा विरोधी मुहिम में 81 गिरफ्तार किए गए तो 71 लोगों पर अपराध दाखिल किए गए हैं। इस मामले में 1,19,00,000 रुपए का मुद्देमाल गुटखा जब्त किया गया है। 16 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उमाप ने नांदेड़ क्षेत्र में गुटखा और प्रतिबंधक तंबाकू उत्पादकों के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया। यह अभियान नागरिकों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा था। यह अभियान के दौरान 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इस 15 दिनों के अवधि में गुटखा की बिक्री, जमा कर रखने वाले और यातायात करने वाले शामिल आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 123 के तहत
71 मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह का कारोबार में शामिल रहे हुए 81 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान के तहत नांदेड़ क्षेत्र में चारों जिलों में पुलिसों ने अलग अलग विभिन्न जगहों पर कार्रवाई करते हुए 1,19,95,535 रुपये कीमत का गुटखा और अन्य सामग्री जब्त की है, जिसमें नांदेड़ में 587 जगह पर छानबीन करने के बाद इस पर अपराध दाखिल करते हुए विभिन्न कंपनियों के गुटखे और उसी तरह 2 व्हीलर 2 ऐसा मिलाकर 31,70,607 रुपये कीमत का सामग्री जब्त की गई है और 31 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। परभनी जिलों में 658 पान टपरी और विविध दुकानों की जांच करते हुए 13 पर अपराध दाखिल किया गया है, जिसमें विभिन्न कंपनियों के गुटखे और 2 व्हीलर 3 और छोटा हाथी 1 में 9,20,514 रुपयों की सामग्री जब्त करते हुए 18 लोगों पर हिरासत में लिया गया है, उन पर गुना दाखिल किया गया है। हिंगोली जिले में 438 पान टपरी और विभिन्न जगहों पर छानबीन करते हुए 11 लोगों पर अपराध दाखिल किया गया है, जिसमें विभिन्न कंपनियों के गुटखा 2 व्हीलर 1 और कार 1 ऐसे मिलाकर कुल 8,57,183 रुपये का सामग्री जब्त की गई है और 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो लातूर जिले में 1359 जगह पर छानबीन करते हुए 19 लोगों पर गुना दाखिल किया है। विभिन्न कंपनियों के गुटखा 2 व्हीलर 4 कार 5 और ऑटो रिक्शा 1 और उसी तरह जीप 1 ऐसा मिलाकर 70,47,231 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। 25 लोगों को कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है। आलम तालुके के मौजे पारवा में श्री राम नवमी से लेकर हनुमान जयंती तक अखंड हरिनाम सप्ताह तथा ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सम्मेलन और श्रीमद् भगवत कथा ज्ञानराज सम्मेलन का आयोजन किया गया। पिछले 50 वर्षों से ये परंपरा आज तक कायम है, पिछले 50 सालों से आज तक जारी है। इस साल 50 साल के मौके पर स्वर्ण जयंती वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आज पारवा गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस समय हब पर अच्युत महाराज दस्तापुरकर ये अपने सपत्नीक रथ यात्रा में रैली में शामिल रहते हुए 2 अप्रैल के रोज काल्या का कीर्तन हब पर नामदेव महाराज 5 सोनपेटकर इनके उपस्थिति में होने जा रहा है। इस सप्ताह का काकड़ा भजन गाथा भजन उसी तरह हरिपाठ ज्ञानेश्वरी पारायण के विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस धार्मिक सम्मेलन में चक्रोशित के भाविक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस सप्ताह को कामयाब बनाने के लिए अनंत कराड़े, किशनराव कराड़े, पांडुरंग कराड़े, भगवान कराड़े, जनार्दन कराड़े, विठल कराड़े, प्रहलाद गुरुजी, मंचक महाराज, माऊली पारवेकर, तुकाराम ढोने पाटिल, तुकाराम कराड़े, मारुतराव कराड़े, बारू कराड़े, पूरे गांव के पारवा गांव के ग्रामीण इसमें मेहनत करते हुए नजर आए। आम्ही हा सप्ताह सादर करीत आहोत। आज हे सप्ताह हे स्वर्ण महोत्सव साजरा करीत आहोत। 50 वर्षापूर्वी याची सुरुवात झालेली आहे। सप्ताह चालू राहील, आता चालू राहील। गावकरी मिळून आम्ही महाप्रसादाचं आयोजन करतो। दररोज 9 दिवस दररोज 9 गाव दिवस पूर्ण गाव चुलबंद असे निमंत्रण असते। गावामध्ये कुठलीही चूल पेटल्या जात नाही 9 दिवसामध्ये। या ठिकाणी विठ्ठल रुक्मिणी मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार तसेच सुवर्ण महोत्सव म्हणजे 50 वर्ष कार्यक्रमाला पूर्ण या निमित्ताने समस्त ग्रामस्थ मंडळीने सुंदर असं कार्यक्रमाचं आयोजन केलं। त्यामध्ये शोभायात्रा आणि कीर्तन व महाप्रसादाचं आयोजन गेली 7 दिवसापासून 8 दिवसापासून रामनवमी ते हनुमान जयंती असा उत्सव 8 ते 9 दिवसाचा उत्सव या निमित्ताने समस्त ग्रामस्थ मंडळीनं तन मन धनानं त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकवून दिलं। विशेषतः वडीलधारी मंडळी उत्साही असल्यामुळे नवयुवकाला उत्साह आल्या। काय पाठीराखा जर असेल ना काम करायला हिंमत वाढते। इतकं नवयुवकांना उत्साहामध्ये या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं। या निमित्ताने गावामध्ये एकतेचा संदेश जातो। या निमित्तानं सर्व लेकीबाळी येतात। या निमित्तानं विचाराची देवाणघेवाण होते। या निमित्ताने समस्त गाव हे मांडीला मांडी लावून जेवायला बसते आणि या निमित्तानेच गावामध्ये भक्तीचा प्रचार प्रसार होतो। शांतीचा संदेश दिला जातो। अध्यात्म आणि सामाजिकता या दोन्हीचा समन्वय साधण्याकरता केलेला प्रयत्न म्हणजे हा सुवर्ण महोत्सव। 50 वर्ष या कार्यक्रमाला झाले आणि 50 वर्ष एखादी गोष्ट जतन करायची तर 2-3 पिढ्या त्याच्यासाठी कष्ट करत असतात। पुढच्या पिढीनं
या उत्सवाचा विचार करून असा हा कार्यक्रम पुढची 50 वर्षे चालवावा या हेतून हा कार्यक्रम योग्य शुद्ध अंतःकरणाने सर्व ग्रामस्थ मंडळीने केला. त्यानिमित्ताने शोभायात्रेमध्ये माझा सन्मान झाला. तो मी माझा सन्मान समजत नाही, तो माझ्या गुरु परंपरेचा सन्मान आहे. सद्गुरू मोतीराम महाराजाचा, सद्गुरू मोठ्या महाराजाचा सन्मान आहे असं समजीत आणि गावकरी मंडळीला धन्यवाद देईन. धन्यवाद. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। शहर वासियों को 17 तरह की सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। महापौर सैयद इकबाल इन्होंने मीडिया से कहा। परभनी शहर महानगर पालिका के हाल ही में चुनाव के बाद नए महापौर सैयद इकबाल आज महानगर पालिका का पहला बजट पेश किया। इस समय महानगर पालिका के आयुक्त नितिन नार्वेकर, उप महापौर गणेश भैया देशमुख, परभनी महानगर पालिका के सचिव रत्न पारखे इनकी प्रमुख उपस्थिति रही। इसी समय महानगर पालिका के सभी नगर सेवक इस बैठक में मौजूद थे। आज पेश किए गए बजट की खास बात यह है कि महानगर पालिका की तरफ से कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि नागरिकों को तुरंत सुविधाएं देने के लिए 17 तरह की सुविधाएं ऑनलाइन की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि परभनी शहर में जल्द सिटी बस की सुविधाएं मिलेगी। परभनी शहर में सिटी बस जारी की जाएगी। साथ ही साथ मूलभूत सुविधाएं भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराकर दिए जाएंगे। बजट की सभा खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए महापौर सैयद इकबाल और आयुक्त नितिन नार्वेकर इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आता अर्थसंकल्प शहरासाठी मालमत्ता कर आपण कुठल्याही प्रकारचा आपण टॅक्स वाढविलेला नाही. सध्या जे परभणीवासियांना आपण यावर्षी बजेट सेशनमध्ये आपण टॅक्स वाढविलेला नाही. दुसरा, नागरिकांना जे सुविधा मिळण्याबाबत आपण 70 असे स्कीम्स आहे जे ऑनलाईन आपण अवेलेबल केले, जे प्रोग्राम आहे. त्यानंतर नवीन अर्थसंकल्प नागरिक घरोघरी कचरा जमा करण्यासाठी नियोजन केले जाईल. बायोमॅनिंगद्वारे साठलेले जे कचरा शून्य करण्याचे ते आम्ही प्रयत्न करू. शासन मंजूर केलेले भूमिगत गटार योजना ते आता फ्लोटमध्ये ते टेंडर ऑनगोईंग मध्ये आहे आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की लवकरात लवकर ते चालू होईल. आणि पाचवा जे म्हणजे सट्टा जे आहे 21.98 कोटी रुपये समांतर पाणी पुरवठ्यासाठी आपण दिलेला आहे. शहरवासीकरता केंद्रीय सरकारच्या सहाय्यातून PME योजनेमधून आपण सिटी बस चालू केलेली करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ते होणार आहे. आणि 8वा आणि शेवटचा जे गुंठेवारी नियमित करण्याकरिता आम्ही ते पण चालू करणार. अजून काय आपले बोलायचे तर बोला. आता जसे की आपल्या माननीय नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते की जसं परभणीमधलं जे मुख्य नटराज रंगमंदिर असेल किंवा गार्डनच्या संदर्भात जसं साहेबांनी सांगितले की तिथे येणाऱ्या नागरिकांसाठी चार्ज लावण्याची काही अशी तरतूद केली जाणार, तर काय सांगणार आहे? आता ह्या विषय आम्ही पुढच्या GB मध्ये घेतला आहे. व्यवस्थित ह्याच्यावर विचार विमर्श करून आम्ही नंतर ह्याच्यावर कोणतेही ठाम निर्णय घेऊ. कुत्र्याच्या बाबतीत आम्ही ते आता जे अगोदरचे प्रशासकचा जे वेळ होता त्या वेळमध्ये ते सध्या नव्हता का स्टार्ट नव्हता. आता आम्ही जेव्हापासून पदभार घेतला त्या अनुषंगाने कमिशनर साहेबांना पण आम्ही संपर्क घेऊन आम्ही एक निर्णय घेतला आहे. आम्ही त्या हेडला आम्ही पैसे टाकले आणि ते ॲक्टिव्ह पण झालेलं आहे. बरेच प्रमाणे ते कुत्रे उचललेले आहे आणि त्याच्यावर जी शस्त्रक्रिया करायची होती ते पण केलेली आहे. संबंधित आज अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे. परभणी शहरासाठी काय काय भेटलेलं आहे? परभणी शहराच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीनं एक चांगला असा अर्थसंकल्प प्रशासनाने सादर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याला महापौर, उपमहापौर आणि सर्व सन्मान्य सदस्य यांनी आज सविस्तर चर्चा करून
त्याबाबत मंजुरी दिली, याबाबत मी सर्वांचे प्रथमतः आभार मानतो. याच्यामध्ये प्रामुख्याने मी सांगू शकेन की आपल्याकडे ई बसेसची जी व्यवस्था आहे त्याच्या संदर्भात आपण केलेलं आहे, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी काम केलेलं आहे, पाणी पुरवठ्यासाठी केलेलं आहे आणि परभणी सारख्या मोठ्या शहरामध्ये आजपर्यंत अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सिस्टीम जी नव्हती, तर त्याच्यासाठी पण आपण तरतूद करून ते काम पण भविष्यात होईल या दृष्टीने आपण याच्यामध्ये हे केलेलं आहे. आणि प्रत्येक हेडमध्ये आपण तरतूद करून भविष्यात हेडच्या बाबतीत कुठलाही अर्थसंकल्पीय अडचण येणार नाही या दृष्टीने एक सर्वांगीण विकासाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केलेला आहे. ही बसेस जे सुरू करणार तर एक समजा अंदाजे कधीपर्यंत होईल आणि किती बसेस येणार आहे यामध्ये? ह्याचा प्रस्ताव ऑलरेडी केंद्र शासनाकडे मंजूर आहे. आपल्याला 40 बसेस त्यांनी दिलेल्या आहेत. 40 बसेसचं जे काही त्यांच्याकडनं आपल्याकडे अजून अप्रुव्हल आलेलं नाही, म्हणजे 40 बसेस मंजूर झालेल्या आहेत, पण त्याचं जे ज्या तऱ्हेने त्या चालवायच्या आहेत त्याच्याबाबत अद्यापर्यंत शासनाकडनं मार्गदर्शन आलेलं नाही आहे. त्याच्यानंतर मग त्याच्यावर निश्चित कारवाई आपण करू. एकूण बजेट किती साधारण? बजेट एकूण 16 कोटी शिल्कीचा आपण अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. रोड रस्ते याच्यासाठी आपण भरीव तरतूद केलेली आहे. आणि रोड रस्त्यांच्या बाबतीत कसं असतं की शासनाकडनं कधी निधी येतो, कधी DPDCतनं येतो आणि आपल्याकडचा काही रोडच्या डागडुजीसाठी जिकडनं शासनाकडनं किंवा DPDCनं येऊ शकत नाही त्यासाठी आपण याच्यामध्ये डागडुजीसाठी आणि नवीन रस्त्यांसाठी प्रोव्हिजन केलेली आहे आणि बाकी शासनाच्या निधीतून आपण रस्त्यांचं काम करायचं प्रस्ताव. नटराज रंग मंदिरचा अनेक वर्षापासून प्रश्न प्रलंबित आहे आणि त्याच्यानंतर आणखीन बचत भवन या ठिकाणी सुद्धा दुसरं रंग मंदिर झालेलं आहे, पण त्याचंही आणखीन काही कुठली प्रोसेस नाही. नटराज रंग मंदिराच्या बाबत यावेळेस आपण हेडमध्ये प्रोव्हिजन केलेली आहे. फक्त नटराज रंग मंदिर हे नव्याने बांधकाम करणं किंवा त्याची डागडुजी करणं, मगाशी मी मीटिंगमध्ये जसं म्हणालो की डागडुजीसाठी शासनाचा कुठल्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध नसतो, तो स्वनिधीतनं करावा लागतो. त्याचा पण आपल्याला अंदाज घ्यावा लागेल आणि त्याशिवाय नवीन बांधायचं असेल तर शासनाकडनं निधी मागून त्याचा पाठपुरावा करून तो निधी आल्यानंतर त्याबाबत कारवाई करण्यात येईल. पण तो विषय येणाऱ्या महासभेसमोर आपण सादर करून त्यानंतर त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करून शासनाकडून किंवा स्वखर्चातून करण्याचा धोरणानुसार आपण नियमित कारवाई करू. आताच आपल्या काही नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की जसं की आपल्या कल्याण मंडपांची इमारत असेल किंवा राजाराणी असेल, यामधून जर काही प्रोसेस केली तर महानगरपालिकेला नक्कीच उत्पन्न होईल, या संदर्भात काय वाटतं? आपण याबाबत BOTचं पण धोरण स्वीकारलेलं आहे किंवा आत्ताच्या ज्या आपल्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या भाडेतत्वावर देऊन किंवा आउटसोर्स करून कुठल्याही प्रकारे जसं परभणी महापालिकेला जास्तीत जास्त उत्पन्न त्याच्यातून मिळेल या प्रकारे आपण कारवाई करून या महापालिकेचं उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीनं आपण कारवाई करणार आहोत. सर, तुम्ही सांगायले महापालिकेकडे उत्पन्न जनरेट करायचं, हे करायचं, आता जी नगदी तोडफोड झाली आता त्यालाही खर्च करावा लागणार. मग ज्या लोकांनी ती तोडफोड केली व काही राजकीय लोक त्याच्यावर तुम्ही केसेस टाकल्यामुळे, पण त्यात काही विशिष्ट संघटनांचेही लोक होते ज्यांच्या चिथावणीकर वक्तव्यामुळे ती घटना घडली. तोडफोड केली त्याच्यावर तुम्ही केसेस केले, पण ज्यांनी ते वक्तव्यामुळं ज्यांच्या प्रक्षोभक वक्तव्यामुळे घटना घडली मग त्यात सगळ्या प्रकारचे संघटनांचे लोक होते, त्यांच्यावर तुम्ही काय केसेस केले का? त्याबाबत जे काही त्या दिवशी दुर्दैवी घटना घडली त्याबाबत आपण पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केलेली आहे, त्याबाबत तक्रारी दाखल झालेली आहे, पण हा सध्या कायदेशीर बाजू असल्यामुळे याबद्दल मी जास्त बोलू शकत नहीं. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके. साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें.